नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी। बिहार के सियासी संकट का दौर उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। सबकी निगाहें इस मुलाकात पर थी। लग रहा था कि इस मुलाकात का कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जो चौंका देगा, लेकिन इस अहम मुलाकात के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइलेंट मोड पर चले गए हैं और जेडीयू के प्रवक्ता फिर से पार्टी के स्टंट का राग अलापने लगे हैं। क्या सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात के बाद तेजस्वी का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है? अगर नहीं तो जेडीयू किस स्टंट की बात कर रही है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुलाकात के मायने अभी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन जेडीयू अभी भी हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद भी आरजेडी और जेडीयू का गतिरोध दूर नहीं हुआ। हैरानी की बात यह कि तेजस्वी पर अब तक नीतीश एक्शन के मूड में नहीं है, जबकि जेडीयू प्रवक्ता अब भी दावे के साथ कह रहे हैं कि पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। सुशासन बना हुआ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये हमारी नीति रही है, इसी नीति पे हम कायम हैं। अब कृपया करके आधिकारिक बैठकों को राजनीतिक मायने ना निकालें। आप मुझसे बात कर रहे हैं, कहते हैं चुप होते हैं। हम अपना पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। हम अपने पार्टी का स्टैंड 11 तारीख की बैठक के बाद क्लियर है। आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं, तो कहाँ इधर से उधर हो गए? आप किस बात को कहाँ से जोड़ रहे हैं? ये कैसा स्टैंड है जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है? भ्रष्टाचार पर 4 घंटे में एक्शन लेने वाले नीतीश का दावा खोखला साबित हो रहा है। आरजेडी ने साफ कह दिया है कि कोई इफ बट नहीं है। जो हल्ला मचा रहे हैं उन पर क्या बोलना? महागठबंधन हमेशा अटूट है, हमेशा आपके कथनानुसार ऑल इज वेल है, लेकिन बीजेपी जो आज तक देश को दिग्भ्रमित करके जो राज किया, उसी तरह से दिग्भ्रमित करके आपस में मतभेद कराने का काम वो करना चाहते थे। वह नाकामयाब रहे हैं 2 सालों से और आगे 3 साल तक नाकामयाब रहेंगे और महागठबंधन मजबूत रहेगा। और 2019 के चुनाव में बीजेपी को बिहार से तो भगा ही है, देश से भगाने का काम करेंगे। और वह जो बीजेपी हमेशा लाट टपकाते रहता है 2 सालों से, हर 2 महीना 4 महीना पर कि अब टूटेगा, हमको मौका मिलेगा, ये मौका उसको मिलने वाला नहीं है। उधर बीजेपी का वेट एंड वॉच कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। बेचैनी हदें पार कर गई, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि नीतीश की चुप्पी टूटेगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातचीत 2 अपराधियों की बातचीत नहीं है। ये सत्ता के शीर्ष पर बैठे 2 नेताओं की बातचीत हुई है। ये सार्वजनिक होना चाहिए। क्या बात हुई, इसका क्या मतलब है? और मैं आज उससे जानना चाहता हूं। उनकी नीतीश कुमार जी के पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठकर, सारे प्रवक्ताओं ने कहा था कि तथ्यों के साथ जनता के बीच वो जवाब दे। उसका क्या हुआ? सबसे पहले तो यदि वो संतुष्ट हो गए, ये बात सच है, तो अपने सारे प्रवक्ताओं से बैठकर जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा था कि जनता के बीच, अब जब बातचीत से ही मामला सलट गया, फिर उन बातों का क्या हुआ जिसे प्रवक्ताओं ने कहा था? इसलिए सबसे आवश्यक है कि नीतीश कुमार उसको सार्वजनिक करें और दूसरा, उनके सारे प्रवक्ता उसको माफी मांगे कि जनता के बीच क्यों नहीं बातचीत आई। बहरहाल मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। अटकलों के दौर का दम फूलने लगा है। आकलन के गुब्बारे फुस हो रहे हैं। मुलाकात के सियासी मायने अभी भी अनसुलझे ही हैं। तो मुलाकात के सियासी मायने अभी भी अनसुलझे हैं। सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पार्टी की तरफ से नेता जुड़ेंगे आगे। इस वक्त सबसे पहले तो हम जान लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक से। इरशादुल हक साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। सीएम डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई, उसके बाद सीएम साइलेंट मोड में चले गए। क्या मायने निकाल रहे? देखिए, मैं शुरू से ही इस बात को कहता आ रहा हूं कि जो ये विवाद है
जो सीबीआई रेड के बाद जो चिड़िया उभर के सामने आई थी, इसमें दो जगह, एक तो मीडिया में ये विवाद बड़ी जोर शोर से उठा था और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है उसने इसे बहुत ही मजबूती के साथ उठाया था। लेकिन आप अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की तरफ से मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया में ये लोग पहले आए। पहले आरजेडी के लोग प्रतिक्रिया में आए और उसके बाद 3 दिनों की खामोशी के बाद जब नीतीश कुमार उस वक्त राजगीर में थे, वहां से जब वो लौटे और उन्होंने अपने लोगों के साथ बैठक की, तब जदयू जो है सो इस पे प्रतिक्रिया के लिए जदयू के प्रवक्ता लोग आए। इसमें सीधी बात यह है कि जो ये गठबंधन है आरजेडी और जदयू का और कांग्रेस का, इस आंतरिक रूप से और इनके अंदर जो आपसी समझ है वो इस बात पे बुनियादी तौर पे है कि गठबंधन चलता रहे, सरकार चलती रहे। लेकिन अब जो इस तरह की बातें सामने आई, सीबीआई की रेड के बाद एफआईआर हुआ और एफआईआर के बाद जो चीजें सामने आई, उसमें अब 2 चीजें हैं। एक तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू ने जो अपने अपने म्यान से जो तलवारें खींची थी और जो चमकाई थी, वो तलवार अब धीरे धीरे अपने म्यान में सीधे वापिस चली जा रही है। ऐसे में जो चुप्पी है, ये चुप्पी का जो परिदृश्य है वो ये है कि अगले कुछ दिनों तक ये चुप्पी बनी रहेगी और धीरे धीरे उनकी कोशिश होगी कि मीडिया इस सवाल को छोड़ करके किसी अगले सवाल की तरफ चला जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो थक जाए और किसी और मुद्दे पे आ जाए। आज की खबरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पहली बार पिछले 12 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अन्य मुद्दे को उठाया जिसमें एक हत्या हुई है, कोई शाही है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी हत्या पे उन्होंने सवाल उठाया, कृष्णा शाही। तो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी इस मोड में नहीं रहेगी कि वो एक ही मुद्दे को बहुत खींच पाए और तब स्थितियां बदलेंगी और तब मुझे लगता है कि जो गठबंधन का जो मामला है वो शांत होगा और तब चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत सोच समझ कर दोनों चतुर चालाक हैं और कैसे स्थितियों से निपटना है बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वक्त पार्टी के लोग भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय झा साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और आरजेडी की तरफ से कौशल प्रताप सिंह, जेडीयू ने तो दूरी ही बनाकर रखी हुई है, उनकी तरफ से भी कौशल प्रताप सिंह जी आपको ही बोलना है, स्वागत है सबका। कौशल प्रताप सिंह जी बताइए, आवाज आ रही है हमारी? हाँ एकदम आ रही है। जेडीयू के नेता तो नहीं जुड़े हैं आरजेडी की तरफ से, और जेडीयू की तरफ से आपको ही बोलना है क्योंकि 2 नेताओं की मुलाकात हुई है, सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ, ऑल इज वेल। ये तो सिर्फ बीजेपी और मीडिया की उपज, जो गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन टूटने जा रहा है। देखिए, बीजेपी नेताओं के पास अब चूंकि बिहार की जनता नकार दी, उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो वो सिर्फ गांव देहात में बोलते हैं ना कि जैसे जो तेज नहीं दौड़ पाता है। नहीं, सियासी मायने तो बता दीजिए। मुलाकात जो हुई है साइलेंट मोड पर है, मैं वही बता रहा हूँ मैडम। तो लंघी आता है जब आदमी नहीं दौड़ पाता है, सेम सिचुएशन है। बीजेपी वाले लोगों को काम नहीं है। देखिए, सियासी मायने आप पहले से देखिए, बिहार की जनता ने महागठबंधन को मैंडेट दिया है। कोई अगर ये कह रहा है कि अपने अपने विचार है कि आरजेडी को दिया है, कोई जदयू को दिया, नहीं, बिहार की जनता ने महागठबंधन को मैंडेट दिया और महागठबंधन नेताओं का फर्ज है कि ये सरकार कंप्लीट 5 साल चलाए। हाँ। छोटी मोटी तो होती रहती है, जिसको देखिए, हम दोनों पार्टियों के कुछ लोग हैं, कुछ बोल के और स्थिति कहिए थोड़ी खराब कर देते हैं कभी। बट मैं शुरू में कह रहा हूँ, ऑल इज वेल। हमेशा नहीं, ठीक है, आप ऑल इज वेल कह रहे हैं, ऑल इज वेल तो होना भी चाहिए क्योंकि जनता भी यही चाह रही है, विश्वास किया है तो आगे अच्छा ही होगा। लेकिन मुलाकात में क्या हुआ, सियासी मायने अलग अलग हैं। यहाँ तक कि जो बीजेपी के एक नेता हैं उन्होंने तो ये भी कहा है ये 2 अपराधियों की मुलाकात नहीं है, ये डिप्टी सीएम और सीएम की है, सार्वजनिक होना चाहिए कि क्या बात हुई है। देखिए, बात तो सही कहिए, कोई नहीं बता सकता है, वो डिप्टी सीएम ही बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री ही बताएंगे। लेकिन ये तो जरूर है कि दोनों तक एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि ये एक बीजेपी की चाल है, गठबंधन को तोड़ने के हिसाब से ये बीजेपी की चाल, जैसे सीबीआई खाता, एफआईआर में तेजस्वी जी का नाम,
तो उससे दबाव बनाते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और ये तो वो बीजेपी की हाँ ठीक है, आपने आरजेडी की तरफ से रख दिया है, जेडीयू की तरफ से भी आपको ही बात करनी है क्योंकि आपके दोस्त हैं, वो लौटेंगे। लेकिन मृत्युंजय झा साहब, आप देख रहे थे बार बार यही कहा जा रहा है ये सब कुछ बीजेपी की चाल है और ये जो मुलाकात हुई है उसमें ऑल इज वेल बात हुई है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। आप ये मत सोचिए कि इस्तीफा दे देंगे या इस्तीफा के लिए बात हुई है, ये ना सोच के बैठे। मृत्युंजय झा साहब, मुझे आश्चर्य इस बात की लगती है कि जिस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे उठाने के बाद भी और जेडीयू के लोग, आरजेडी के लोग ये कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भ्रष्टाचार के या आर्थिक अपराध की इतनी बड़ी घटना को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दे को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरे देश के स्तर पर हमने संगठनात्मक 10 मंडल में कार्यक्रम किए, हमारे पास मुद्दे नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप बिहार की जनता को ठग नहीं सकते। बिहार की जनता के विश्वास के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बिहार की जनता ने आपने वायदा किया था कि हम 0 टॉलरेंस की स्थिति लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन जिसका उप मुख्यमंत्री इतने बड़े अकुत संपत्ति और भ्रष्टाचार का पर्याय हो और उसको आप कमरे में बैठा करके लाड़ प्यार से बात कर रहे हैं, मोहब्बत बरसा रहे हैं। आपको माननीय नीतीश जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इस्तीफा मांगने चाहिए थे और इस्तीफा मांगने तक नहीं रखना चाहिए। अगर इस्तीफा में आनाकानी करता तो पिछले इतिहास को दोहराते हुए उसको बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन आज कहाँ स्वाभिमान चला गया? क्या लालू के आगे झुक गए नीतीश? दिखाने वाले नीतीश कुमार जी का आज करना चाहिए था, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई शाखाओं तो मृत्युंजय जी क्या माने, लालू के आगे झुक गए नीतीश? देखिए ये तो दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी जिस मर्यादा के साथ राजनीति करते हैं, जिन मर्यादा के कारण वो जाने जाते हैं, क्या सत्ता के लिए ये हो सकता है कि उन सारी मर्यादाओं को ताल कर दिया जाए? इस प्रकार के भ्रष्टाचार को आप बर्दाश्त कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य लगता है कि लगातार 2 कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी जी को बुलाया गया है और केवल बुलाया नहीं गया तो दूसरी की बैठक में उन्होंने स्पेशली बुलाकर तेजस्वी और तेज प्रताप से घंटों बात की। क्या इस प्रकार से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या बिहार की जनता नासमझ है या बिहार की जनता प्रबुद्ध नहीं है? तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी प्रकार का दबाव भी हो सकता है, कहीं न कहीं किसी प्रकार का अपने सिद्धांतों से समझौता हो सकता है। दबाव किस बात का? दबाव किस बात का? अगर एक सीएम अगर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। ये वही सीएम है जिसने 4 मंत्रियों का इस्तीफा लिया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हुआ, 0 टॉलरेंस की बात करती है, पार्टी भी कहती है कि हमारा स्टंट क्लियर है। ये स्टंट कैसा है, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं रजनी जी, आप ये बताइए ना, जिस प्रदेश के अंदर में 2014 में अगर जेडीयू को बहुमत नहीं आया, जेडीयू का परिणाम अच्छा नहीं आया, सकारात्मक नहीं आया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री आया, उसी जीतन राम मांझी को उन्होंने बीच में हटाने का काम किया, उसमें उनको थोड़ी सी भी हिचक नहीं आई। और आज इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी और सीधा सीधी सीबीआई ने उन पर एफआईआर दर्ज किया है, कार्रवाई की है, उसके बाद भी आप उसको अपने बरसा रहे हैं। सीएम तो वही है, सीएम तो वही है नीतीश, पार्टी और साथी बदल गए हैं। साथियों का इतना दबाव है क्या? उनके साथी से पूछ लेते हैं। कौशल प्रताप सिंह जी, इतना बेबस कर दिया है, धर्म संकट में डाल दिया है नीतीश को, जो नीतीश तुरंत कार्रवाई करते थे, चाहे खुद गलती करे या फिर कोई और करे, अब वो तेजस्वी को लेकर साइलेंट में चले गए हैं। ऊपर से आपके साथी जेडीयू के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि हमारा स्टंट क्लियर है। ये कैसा स्टंट है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सही बात, 0 टॉलरेंस पे हम लोग भी चल रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। और जो हमारे बीजेपी के साथी ये बोल रहे हैं, ये किसानों का मुद्दा उठाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। देखिए, किसान आज के डेट में देश में बहुत असहज स्थिति में है। किसान की बात नहीं करते हैं हम, बात करते हैं महागठबंधन के किस्मत की बात करते हैं कि क्या किस्मत है, किस्मत भविष्य उज्ज्वल है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आप कह रही हैं 0 टॉलरेंस। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मेरा 2 साल का कार्यकाल देखें। देखिए, किसी पे भी आप जब राजनीतिक जीवन में तेजस्वी जी आए, जब विधायक बने, जब डिप्टी सीएम बने, ये किस कानून में लिखा है कि आप कैबिनेट के अंदर हैं, आपने अपने कार्यकाल में कुछ किया है कि नहीं?
आप अगर बालिग हो गए, नाबालिग हैं, आपके नाम से संपत्ति आई है, आप पर आरोप लगे, एफआईआर हुए, तो आपको पता है ये जुवेनाइल कोर्ट तय करेगा। अगर वो कह रहे मैं नाबालिग था, अगर आप थे, आपके नाम से संपत्ति है, तो जुवेनाइल कोर्ट फैसला करेगा आप है कि नहीं, उसके लिए भी सजा मिलेगी। आप वो ये कह के बच नहीं सकते कि मैं छोटा बच्चा था। जी, तो ये बताइए आप, 2004 का मामला है, पहले मेरी बात समझिए, 2004 का मामला है और आज के डेट में आप एफआईआर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो लोग जान रहे हैं कि 27 अगस्त को बीजेपी के विरुद्ध रैली है, लालू प्रसाद यादव जी बीजेपी के विरुद्ध काफी लोगों को एकजुट करने के लिए, सारे दलों को एकजुट करने में लगे हुए, तो ये सीधा देखिए आम जनता रही है। देखिए लालू पर चारा घोटाला का आरोप लगा है, उसके बाद वो दोषी भी रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि पाक साफ रहे हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, तो अब इधर सीबीआई ने अगर एफआईआर की है तो उसी आधार पर, नैतिकता के आधार पर तेजस्वी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों नाक का सवाल बनाए हैं? आप सुन लीजिए, अगर ऐसे इस्तीफा होने लगा तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी सारे जो भी विरोधी उनके स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, सारे लोगों पे एफआईआर करा देगी। अरे आपके साथी, आपके दोस्त जेडीयू, आपके ही साथी है ना जेडीयू? नहीं, आप मेरी बात हाँ सुनिए तो, जेडीयू नीरज कुमार जी जो प्रवक्ता है, सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, हमारा आपके साथ महागठबंधन है, हटबंधन नहीं, आप गठबंधन के धर्म का पालन करिए, ये साफ शब्दों में कह रहे हैं वो। गठबंधन कोई भी होता है तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत कोई भी काम होता है। गठबंधन का मतलब होता है दोनों एक मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कि आप कर रहे हैं तो कौशल प्रताप जी आवाज साफ नहीं, सब उसमें आ जाएगा दायरे में। हाँ, यही मिनिमम प्रोग्राम है क्या? ठीक है, मृत्युंजय जी आप अपनी बात रखिए, फिर वरिष्ठ पत्रकार के पास चलेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था, क्या भ्रष्टाचार करना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में है क्या इनका? क्या इस प्रकार के आर्थिक अपराध करने वाले मिनिमम प्रोग्राम में है क्या? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मोच नहीं हुआ, दाढ़ी नहीं हुआ, इस प्रकार के बयान देकर आप मक्खन उड़ाना चाहते हैं। कुल 26 मामले आपके ऊपर चले, इसमें 13 मामले तो ऐसे हैं जब आपके दाढ़ी और मोच सब हो चुके थे, और उसके पहले 13 मामले अगर थे दाढ़ी बिना दाढ़ी मोच वाले, तो आप उस समय लिखाने समय चुप क्यों बैठे थे? आपको उस समय शर्म नहीं आया? उसमें बोलना चाहिए था कि मेरा दाढ़ी मोच नहीं हुआ है, मैं बालिग नहीं हूँ, मेरे पैतृक संपत्ति को चूंकि साइन करने तो आप ही गए थे। रजिस्ट्री में साइन किसने किया? दान लेने में साइन किसने किया? क्या उस समय लालू जी ने किया था? क्या उस समय तेजस्वी को ज्ञान नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ? और आज जब दाढ़ी हो गया तब 13 और आपने करवा लिया। क्या उस समय आपको दाढ़ी मोच की बात आप नहीं आपको कर रहे? तो ये बातें कहना एक तरह से ये बातों को बड़गड़ाना है। बिहार की जनता भी समझ रही है, सब नौटंकी देख रही है, और मुझे लगता है कि अब इसमें देर नहीं करना चाहिए। बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार की प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे बड़े मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री से हम अपेक्षा करते हैं कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो बर्खास्त कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। इरशादुल हक साहब, राजनेताओं को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इतने वक्त से राजनीति भी देखी है बिहार की, चाहे वो नीतीश हो, लालू हो, बीजेपी हो, ये जो कुछ चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या गठबंधन को बचाने के लिए कोई समझौता, कोई डील हुई है मुलाकात में, या फिर अभी भी ये वही नीतीश कुमार हैं जो 3-3, 4-4 मंत्रियों का इस्तीफा ले लेते हैं अगर उन पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के? तो देखिए, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हम 2 बातें आपके सामने रखना चाहते हैं जी। एक तो ये कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो काफी गंभीर मुद्दा है, इसे उठा करके राजनीतिक दल बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसके लिए राजनीतिक दल अगर ईमानदारी से इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं या उठाया करें तो ये जनता के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार को समग्रता में जब हम देखते हैं तो चिराग ढूंढते हैं, चिराग से लेकर के हम लोग तलाशते हैं कि भाई कौन सी पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार से रहित है। अब एक मिसाल आप गुजरात का लें, जब नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो बाबूलाल बखोरिया जो है उनके मंत्री थे कैबिनेट में, और उनको एक खनन घोटाले में 3 साल की सजा तक हो गई थी, तब भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन फिर जब हम इस तरह की बात करते हैं कि यहाँ इस्तीफा लें,
तो ये थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है और जनता इसको लगता है जनता को कि ये लोग सारे के सारे राजनीति कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। अगर आप सिर्फ नीतीश कुमार को कहें कि भाई आप इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, पहले तो आप लेते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद रखना चाहिए कि एक आरोप जो है सुनील कुमार पिंटू पे लगे थे, भ्रष्टाचार का ही मामला था, उसमें उनसे इस्तीफा नहीं दिया गया था। अब जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल यू और कांग्रेस, ये तीन पार्टियां मिलकर के 2015 में जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने में ये कामयाब रही थी। तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह हार जो है सो बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। और अब भारतीय जनता पार्टी भविष्य की तरफ देख रही है कि भाई इस गठबंधन को अगर में दरार नहीं आया तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अगर आरजेडी, जदयू और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि हम टूटेंगे नहीं, तो अब ये एक पक्ष है। इसका जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि मैं एक ऐसे स्थिति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि 2020 तक राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से कमिटमेंट कर दिया है नीतीश कुमार को कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी मेजोरिटी है, वो रहेंगे। लेकिन संकट ये है कि राजनीति में नीतीश कुमार बहुत ही माहिर और बहुत ही सदी हुई चाल चलते हैं। उसमें आप देखेंगे कि नीतीश भविष्य को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हमारी भूमिका क्या होगी। गठबंधन को इस हमारी भूमिका को परिभाषित करनी चाहिए, पहला। दूसरा, नीतीश कुमार शायद मेरी समझ से ये सोच रहे हैं कि 2020 तक तो हमारी कुर्सी सुरक्षित है, तो फिर 2020 के बाद की जो स्थिति होगी उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, ये वो सुनिश्चित कराना चाहते हैं। इसमें यह भी एक मतलब राजनीति हो सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परोसी हुई थाली का बड़ी आसानी से जनता दल यू ने इस्तेमाल किया है पिछले 12-13 दिनों से। और तब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि भाई नीतीश तो अब इस्तीफा लेंगे कि तब इस्तीफा लेंगे। वो परोसी हुई थाली धीरे से खिसका दी है, यानी आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। कौशल प्रताप सिंह जी, आप सुन रहे थे कि बीजेपी एक तरीके से थाली परोस के रखी थी कि आइए जेडीयू के लिहाज स्वागत है आपका अगर आपके साथ कुछ होता है, लेकिन आप लोग जो स्टंट अपना रहे हैं, क्या डील चल रही है ऐसे कि नीतीश कुमार चुपचाप 4, 5, 6 दिन हो गए हैं, इस पर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, आपके दोस्त जेडीयू के भी नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं बात समझता हूँ, हम लोग के देहात में एक किस्सा होता है कि 60 बार झूठ बोला चुपचाप रहला से, झूठ बात 60 होला बार बार कहला से। कहने का मतलब बीजेपी एक झूठ इतनी बार बोलती है कि लोगों को लगता है कि वो सब सच है। और देखिए, अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठा हैं। अगर हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। हाँ, मेरा यही, हम लोगों का यही स्टैंडर्ड। देखिए, जो आप कह सकते हैं जो पूरा बीजेपी का मीडिया है, जो देखिए आप उस दिन जो एक सिपाही से मीडिया वाले की तकरार भी हो गई थी। देखिए, जो बीजेपी प्रायोजित मीडिया है वो बीजेपी उसको यूज करके और दिखा रही है बिहार की जनता को कि देखिए आपने कहा कि बार बार झूठ बोलने से अच्छा है कि चुप रहिए। अब क्या मायने, नीतीश झूठ बोलना नहीं चाह रहे इसीलिए चुप्पी साध ली है? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग सच्चे हैं और हम लोग चुपचाप रहना चाहते हैं। देखिए, हर बातों का जवाब मौनम समर्थनम आपको समझना चाहिए। बिहार की जनता जानना चाहती है कि सीएम नीतीश क्या स्वतंत्र हैं अपने, अब क्या नैतिकता की जो बातें करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, सुशासन बाबू एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, वो स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए? क्या वाकई में वो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? देखिए, हम तो यही कहेंगे, देखिए बीजेपी का जो स्टंट था बिहार की जनता ध्यान देती है। इन लोगों का यही स्टंट था कि कैसे बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बोलिए ना कि क्या स्वतंत्र है नीतीश कुमार उनकी कैबिनेट में, चाहे वो आरजेडी का मंत्री हो, कांग्रेस का मंत्री हो, अगर वो उसके लिए स्वतंत्र डिसीजन ले सकते हैं या फिर नहीं? नहीं, देखिए, ये तो अभी तो
आगे जो भी जांच होगा क्या होता है नहीं होता है, आगे कौशल प्रताप जी, आपका ना कुछ कहना बहुत कुछ कह रहा है कि आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। आप जरूर सामने आए हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर आप भी नहीं आएंगे तो दोस्त की बात कौन करेगा। बीजेपी का जो स्टंट था कि गठबंधन कैसे भी टूट जाए, कैसे भी वो टूटने नहीं जाना है, महागठबंधन अटूट है और अटूट रहेगा। ठीक है, ठीक है। शार्दुल हक साहब, ये जो महागठबंधन है, क्या इसके लिए भी सबके हाथ, लालू अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, कहा जा रहा है वो नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं कि महागठबंधन टूटे। नीतीश भी यही कोशिश में है कि हमने जिन्हें छोड़ दिया 18 साल के बाद भी बीजेपी को, हम उनको फिर से अपनाएं। क्या स्थिति बन रही है? यही स्थिति है कि ये मजबूरी का गठबंधन है, चलने दो, जब तक चल रहा है खींच लो? देखिए, गठबंधन ये मजबूरी का नहीं है। मैं आपको 1.5 साल पुरानी बात, जब से ये सरकार बनी है तब से मैं ये अक्सर इस बात को कहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में 5 बार और अब ये 6ठी बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन पे दरार, गठबंधन पे टूट, गठबंधन का बिखराव, इसकी चर्चा खूब होती रही है। लेकिन मैं 5-6 बार से ये कहता रहा हूँ कि गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन चला रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार एक छोटी पार्टी के नेता हैं, बावजूद छोटी पार्टी के नेता के वो मुख्यमंत्री हैं और बड़ी ताकत से बिहार को चलाते हैं। जो पिछले 7 सालों तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जब सरकार चला रहे थे, तो नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी। एक छोटी सी पार्टी थी, छोटी सहयोगी थी, जिसमें नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होती थी और न ही कभी सुशील कुमार मोदी, बल्कि सुशील कुमार मोदी तो नतमस्तक रहा करते थे और प्रशंसा किया करते थे। लेकिन यह जो गठबंधन है, इसमें जनता दल यू के लिए बहुत बड़ी चुनौती यह है कि एक बड़े दल के साथ जो बहुत शक्तिशाली है और जिसका जनाधार बढ़ा है, उसके साथ गठबंधन में रहते हुए अपने अस्तित्व को, अपने राजनीतिक वजूद को और अपनी प्राथमिकता के आधार पे काम करने को ये कैसे बनाया जाए और इसको बचाया जाए, इसमें नीतीश लगातार इस तरह पे चलते हैं। बिल्कुल, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। सब अपनी अपनी विचारधारा है और उसी का खेल है। शुक्रिया इरशादुल हक साहब, मृत्युंजय झा साहब और साथ ही साथ कौशल प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के सियासी मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम ने और डिप्टी सीएम ने जिन्होंने बात की है, चुप्पी नहीं तोड़ी है। सवाल ये कि आखिर क्यों खामोश हैं दोनों मंत्री। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सेंटर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।